नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप लोग हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार करते रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर तरीके की पत्रकारिता, बिना एजेंडा की पत्रकारिता, बिना शोर की पत्रकारिता कर सकें। आज की बात करें, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो हिंदुस्तान की राजनीति को, दुनिया की राजनीति को, दुनिया की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, ज़मीन से जुड़कर समझते हैं और हर दिन ट्रैक करते रहते हैं। सफोलॉजिस्ट हैं, सी वोटर के फाउंडर हैं, मेरे मित्र हैं यशवंत देशमुख। यशवंत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। लगातार आप दुनिया को और देश की सरकारों को और देशों को ट्रैक करते रहते हैं। मतलब आपकी निगाहें उन पर बनी रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में 11 साल पूरे कर लिए हैं और उसमें ये तीसरे टर्म का पहला साल पूरा कर लिया गया है, तो लगातार देश में तो जश्न हो ही रहे हैं। 11 साल हो गए। किसी मित्र ने मुझे कहा कि आप इस पे क्या चर्चा कर रहे हैं? 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये बताई गई कि 1 से 10 नंबर तक अब भी नरेंद्र मोदी ही हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब 11 साल में क्या बदल जाएगा? लेकिन जो सी वोटर ने सर्वे किया है, खासतौर से स्नैप पोल किया है, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं सरकार की पॉलिसीज को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर और हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर भी। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है, अभी तो हम 11वें साल में चल रहे हैं, आप तो 2029 के बाद क्या होगा, कौन रहेगा, नहीं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर भी आपने चर्चा की है। तो आप बहुत लोगों को डराते हैं अभी से। तो इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जितने सवाल सी वोटर ने पूछे पूरे देश भर के लोगों से, सभी राज्यों से, जैसे कि आपने किया गया है, क्या आप देखते हैं? आप तो पिछले 11 साल से भी ट्रैक कर रहे हैं और यदि पॉलिटिकली मैं देखूं तो यशवंत देशमुख तो पिछले 30 साल से नरेंद्र मोदी जी को ट्रैक कर रहे हैं। क्या बड़ा बदलाव इस एक साल में देखते, क्या हो गया जो ये इसको एक साल की तरह से देखा जाए? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि दरअसल 11 साल में पहला साल और 11वें साल में कोई ऐसा बड़ा बदलाव या कोई चीज ऐसी रिमार्केबल टर्न अराउंड या रिमार्केबल डाउन टर्न या अपस्विंग कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है उस तरीके से। हालांकि ये बात भी कहना चाहिए कि 2019 में बालाकोट के बाद में एक जो एक नेचुरल इनकम्बेंसी का फिनोमिना था वो जंप होके वापस गया। पिछले साल बिना बिना किसी बड़ी जिसे कह सकते हैं कि रिमार्केबल बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन के बगैर भी 240 पे बीजेपी नीचे आ गई। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में भी मामला जितना है उस पे ही है, उससे बहुत बड़ा पोस्ट बालाकोट की जंप की तरह से बहुत बड़ा जंप कोई दिख रहा हो ऐसा नहीं है, गिरावट भी नहीं है। देख करके ऐसा लगता है कि कई बार कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी मुझसे अगर वो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, तो कुछ समय बाद में वो अपेक्षाओं को पूरा करते रहना ये एक नॉर्मल बात मान ली जाती है नॉर्मल हो जाता कि ये तो अपेक्षा है आपसे, नंबर एक। लेकिन जैसा आपने भी बोला कि 30 साल का जो सी वोटर के ट्रैकर और उसके आंकड़ों को देखें, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जब मतलब अपनी जाति याददाश्त में जितने को हम देखें, जो जो पहला प्रधानमंत्री मुझे याद है वो इंदिरा जी याद हैं, और उसके बाद के सारी राजनीति जो देखी। लेकिन मैं कल्पना करता हूं, मैंने बीच में थोड़ा सा डेटा अपने से पहले जो लोग काम करते रहे, जैसे अभी मैं एरिक डेकोस्टा साहब की एक संस्मरण के ऊपर काम कर रहा था, मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने उन पर बहुत अच्छा एक पीस लिखा जो अमेरिका के एक जर्नल में कन्वर्ट हुआ कि कैसे एरिक डेकोस्टा साहब ने 50 के दशक में भारत में आईआईपीओ किया और वहां से इस विधा की शुरुआत की। गैलप साहब के साथ उन्होंने काम किया और अनफॉर्चुनेटली वो डेटा अब मिल नहीं रहा है। विजय भाई, बहुत दुख है मुझे इस बात को बताते हुए कि वो कहीं वो डेटा उपलब्ध नहीं है, अमेरिका में उपलब्ध है, भारत में नहीं है। तो कुछ मैंने उस समय का डेटा देखने की कोशिश की, क्योंकि मेरे मन में एक कौतूहल था कि प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में विजय जी 3 किस्म के प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में हुए। एक जिसे आप कह सकते हैं संतुलन बना के रखने वाले, सबको साथ में वैसे करके नॉन पोलराइजिंग किस्म के,
स्टेट्समैन किस्म के प्राइम मिनिस्टर। तो मैं उसमें शायद 4 प्रधानमंत्री काउंट करता हूं, आप अगर शुरू करें नेहरू जी से, और नरसिम्हा राव, अटल जी, और फिर अंत में मनमोहन सिंह जी। बीच में लाल बहादुर शास्त्री एक बड़े नाम की तरह आते हैं, लेकिन उनके लिए आदर अलग तरीके से आता है। मैं उनको अभी तक, वो बहुत ही अलहदा प्राइम मिनिस्टर रहे, जो युद्ध के बावजूद भी और अलग तरीके से जिन्होंने राजपाट चलाया और अपनी पॉपुलैरिटी भी अक्षुण्ण रखी। उस तरीके से दुर्भाग्य से ताशकंद हो गया और हम उस तरीके से राजनीति पाए या नापने की हमारी स्थिति नहीं बन पाई उस तरीके से। लेकिन लार्जली स्पीकिंग, आप अगर ये समन्वयकारी प्रधानमंत्रियों को एक अलग कीजिए, फिर कुछ जो एक्सीडेंटल अलग तरीके के प्राइम मिनिस्टर जो केवल बने साल 2 साल, उसमें मोरारजी भाई से लेकर के हाँ देवगौड़ा जी तक सभी लोग शामिल हैं, और गुलजारी लाल नंदा अलग श्रेणी में आ जाते हैं, उनको आप अलग ही कर दें। तो आपको 75 साल के इस इतिहास में 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिलेंगे जो पोलराइजिंग और स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसमें एक इंदिरा जी और एक नरेंद्र मोदी। मैं इसको इस तरह की कैटेगरीज में देखता हूं। और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर हमारे पास में हिस्टोरिकल डेटा होता तो शायद मैं ये नापना चाहता कि जब स्ट्रॉन्ग हेडेड प्राइम मिनिस्टर युद्ध में या युद्ध के बाद में जब जब वो समाज में रहते हैं तो समाज के विन्यास पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि पिछले 11 साल में विजय जी, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान ये है, और जो मैं अक्सर आंकड़ों में देखता हूं, कि सेना और राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर आप दरकिनार कर दें तो आज की तारीख में समाज बहुत पोलराइज दिखता है, एक 2 खांचों में बटा हुआ दिखता है। और वो खांचे आप चाहे राजनीतिक, आइडियोलॉजिकल, या जिस तरीके से भी आप उसे नॉमेनक्लेचर, जो भी नामकरण अपना करना चाहें, वो एक अलग विषय है। लेकिन शायद मैं ऐसा सोचता हूं कि इंदिरा जी के समय में भी जो पोलराइजेशन पॉलिटिकल है वो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। 67 में से लेकर 77 तक की राजनीति, और बीच में इमरजेंसी भी थी। तो उस लिहाज से जब मैं 11 साल को अनुभव करता हूं तो मुझे लगता है कि अटल जी और मनमोहन सिंह जी की राजनीति की जो 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 चाल, चरित्र और चिंतन जो था, उससे ये बहुत अलग है। ये 11 साल अलग ही हैं। देश को उसने स्वरूप अलग तरीके से दिया है, अच्छा बुरा दोनों तरीके का। समाज को भी उस तरीके की राजनीति में बांटा है। जब आप बहुत ज्यादा पोलराइज्ड समाज तैयार कर देते हैं विजय जी, तब उसमें फ्लक्चुएशंस की गुंजाइश कम होती जाती है। फ्लक्चुएशंस की दुनिया में गुंजाइश तब होती है जब सेंटर, मिडिल ऑफ द पॉइंट, सेंट्रिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा हो और अलग अलग मुद्दों पे वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर पाए, अपने राजनीतिक गतिरोध को दूर करते हुए। ये चीज मैं बहुत लंबे समय से अमेरिका में देखता रहा हूं कि जैसे 2 खांचे में, चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, मैंने वहां पे हमेशा ये पाया, कोई भी आप अमेरिका के चुनाव को देखें तो आप पाएंगे कि कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार बुरी तरह से भी हारा है, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, तो भी मिनिमम 45% वोट मिले हैं उसको। अब बहुत तगड़ा जीता है तो वो 52% पा गया है, 53% पा गया है। यानी आपको अच्छी और बुरी स्थिति में भी अमेरिका का सामाजिक विभाजन 50-50 का बहुत साफ दिखाई देता है वहां पे, उस तरीके से कि ये विभाजित है। और उसमें जब ट्रंप साहब जैसे आ जाते हैं तो उस विभाजन के ऊपर जो मखमल चढ़ा हुआ था उसको निचोड़ देते हैं, उधेड़ देते हैं, और सारे घाव आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। खुरंट सारी निकल जाती है, चाहे जितने भी उसके अंदर जीडीपी के कपड़े लपेटे जाएं उसके ऊपर। अब लॉस एंजलिस में जो चल रहा है 48 घंटे में, उसको अब आप कितने भी आप अमीरी से आप छुपा नहीं पा रहे हैं ना उसे। और सारा ज्ञान तो हमारे लिए था कि हम कैसे अपने यहाँ के प्रदर्शनों से निपटे। तो इन जगहों पे आकर के कभी कभी देश के बाहर जाके भी आंखें बड़ी खुलती हैं। और फिर एक बड़ी एक ब्रॉड पिक्चर में जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर, मिडिल ऑफ द ग्राउंड सपोर्टर अपने मुल्क में भी 11 साल में कम हुआ है। ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, ये एक लंबी बहस का हिस्सा हो सकती है, अलग बहस हो सकती है। तो 11 साल का निचोड़
मुझे लगता है फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो वो जी। उसका मैं बहुत लंबा जवाब आपके सवाल का दे दिया, लेकिन नहीं, नहीं, ये क्या बहुत करूं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी डिबेट को, चर्चा को शुरू किया है। शायद इस तरह से चर्चा ही नहीं हुई इस मुद्दे पर, बाकी सब हम जी फॉर्मल तरीके से बात करते रहते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, जो हिंदुस्तान में चर्चा होती है, आपने जिस तरह से डिवाइड किया, वो बहुत बेहतर तरीके से है। लेकिन अब तो चर्चा ये हो रही है इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। और जहाँ हम युद्ध की स्थिति में आए, आपने तो एक तरीके से कहा कि बालाकोट वाले उस स्थिति में हम नहीं है, आज माहौल वो नहीं दिख रहा, लेकिन बालाकोट से बड़ा काम ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। अब उस पर जी बहस अलग हो रही है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर को देखें तो हमने यहाँ बड़ा काम किया। जी मगर हम इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को इस मुद्दे पर देखते हैं, तो एक तरफ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। कुछ उनके जो खिलाफ लोग हैं वो 93,000 पीओडब्ल्यूज की भी बात करते हैं। तो कुछ जी लोग इंदिरा जी को सरेंडर करने की बात करते हैं 1971 में। एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, पॉलिटिकली पोलराइज करने वाले प्राइम मिनिस्टर जो देश को बांट देता है, 2 टुकड़े कर देता है पाकिस्तान के, जी उसे इंदिरा जी का सरेंडर कहते हैं 1971 में। और कुछ लोग 2025 में नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहते हैं। जी कैसे आप देखते हैं? जबकि आपके सर्वे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिख रहा था जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आया, वो था नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। जी और उसमें आपने कहा कि 69% लोगों ने माना कि ये सरकार एक्सीलेंट काम कर रही है। एनडीए के जी जो लोग हैं, जी अपोजिशन वाले भी 37% हैं, अदर्स 45% है, एवरेज 53% है। जी और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ ग्लोबल स्टैंडिंग है, जहाँ पर 71% आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाले लोग मानते हैं। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ देखिए, देश एक में। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विजय जी हमने ट्रैकर अलग चलाए थे, अलग समझने के लिए। तो हमको एक चीज जो अच्छी लगी उस समय कि देश की सुरक्षा, सेना, इन मुद्दों के ऊपर राजनीतिक विभाजन हमको नहीं दिखाई दिया जनता के बीच में। और परिपक्वता जो मुझे अच्छी बात लगी, जो अच्छा, अब और ये इसमें किसी का श्रेय नहीं है, ये मैं जनता को श्रेय देना चाहूंगा इस बात का, कि वो परिपक्वता 2-3 मसलों पे दिखी। पहली बात तो लोग सेना और सरकार को अलग अलग करके देखना समझते हैं, कैसे देखें, नंबर 1 बात। तो श्रेय जो है वो सेना को ज्यादा है, सरकारों को कम है। नंबर, ये बहुत दिमाग में क्लैरिटी है। हाँ, इस बात का श्रेय जितना उनके समर्थक हैं या अपोजिशन के भी हैं कि दिल और दिमाग के बीच में कोई गतिरोध नहीं था सेना और जो सरकार में है उनके बीच में। इस बात को लेकर के श्रेय मिलता है, उसमें कोई वो नहीं। और ये पॉलिसी जो चेंज हुई, पूरी डॉक्ट्रिन जो चेंज हुआ कि आगे से हम स्पॉन्सर्स और जो टेरर हैं उनके बीच में विभेद नहीं करेंगे। अब ये आगे तो बहुत लंबा मसला जाने वाला है, लेकिन अपने आप जनता समझ रही है। एक सवाल उस समय हम लोग ने ट्रैकर में किया था विजय जी, वो मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। हम लोग अक्सर ये ओवर द इयर्स पूछते रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा खतरा किससे लगता है, चीन से लगता है या पाकिस्तान से लगता है, हमारे लिए मुख्य दुश्मन कौन है। और ऑपरेशन सिंदूर के होते हुए हमने ये सवाल प्लेस किया और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने कहा कि लड़ाई हम चीन से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ी नहीं है। देखिए, ये बात कोई वो तो हम एनालिस्ट लोग बैठ वो बोले, कोई टू सामरिक वॉर मामलों का विशेषज्ञ चलाते ही बोले, है ना। यस। हाँ, सामरिक मामलों का विशेषज्ञ कोई बोले तो हम लोग को लगता है कि अच्छा अच्छा, बात सही है, हम तो चीन से दोनों मोर्चे पे लड़े। लेकिन राह चलता भारतीय, सड़क पे चलने वाला इंसान भी अगर हमारे यहाँ इस बात को समझ रहा है कि पाकिस्तान मसला नहीं, हम तो चीन से ही अब लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि देश में इंफॉर्मेशन का कंजम्पशन, और हमारे चैनलों की भले ही कितनी दुर्गति हो, लेकिन जनमानस की दुर्गति वैसी नहीं है। जनमानस अभी भी सार सार को गही रहे वाले अंदाज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ग्रहण कर लेता है, अन्यथा वो आंकड़े वैसे नहीं आते। क्योंकि पाकिस्तान बैशिंग या इस्लामोफोबिया या इन तीनों का मिश्रण जो कह लें उस तरीके से, वो जिस लेवल पे पाकिस्तान का नाम आते ही आना चाहिए उस वो नहीं। लेवल पे नहीं गया। और अगर बड़ा हिस्सा 60-70% उसको चीन के चश्मे से देख रहा है, इसका मतलब हम एक नैरेटिव को तो एक कोने कर दीजिए,
लेकिन जनता की गहराई को भी अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा और नेताओं को भी समझना पड़ेगा इस चीज को। आप अगर अभी के इसमें रिलीज में एक देखें तो हमने इसमें 2 सवाल ओवैसी साहब को लेकर के और वो मैंने थरूर उस पर साहब आगे को आते हैं, थरूर साहब पर भी हमने आते हैं। डाला। अब आप देखिए जिस बीजेपी के पोलराइज्ड वोटर के लिए ओवैसी एक जिसे कहें बिल्कुल ही टच मी नॉट वाला सब्जेक्ट हो सकता है, वहां पे भी ओवैसी साहब स्कोर कर ले गए केवल इसलिए क्योंकि वो पार्टीजन लाइन से ऊपर उठ के कुछ बात करने लगे, अपनी देश के लिए कुछ बोलने लगे। तो देश का जनमानस, अब मुझे ऐसा लगता है बावजूद इतनी विषाक्तताओं के, बावजूद इतने जिसे कहें सुनियोजित पोलराइजेशन के, उन सब के बावजूद भी राष्ट्रीय विमर्श पे मुझे लगता है उसमें गुंजाइश और परिपक्वता दिखती है चीजों को समझने और कहने की। ये है वहां पे। दुर्भाग्य विजय जी ये है कि उस नैरेटिव को, उस परिपक्वता को नापने और समझने वाला और उसके साथ चलने वाला की समझ देश की जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके अंदर मुझे अभी दुर्भाग्य है, मैं मानता हूं इस लोकतंत्र का, कि वो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यशवंत जी, इसको यदि बारीक तरीके से समझे, मुझे आप समझाइए, क्योंकि आप बहुत ट्रैक करते हो बहुत बारीक तरीके से ये बहस। मुझे लग रहा है जो बात आप कर रहे हैं ना, ये आमतौर पर भी नहीं हो रही चर्चा, बहुत बारीक तरीके से आप बात कर रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा सा वो रहता है दिमाग में कि आपने जो बात कही सारी बात ठीक है, लेकिन क्या ये इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन नहीं है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का? क्योंकि हम जो हैं हिंदुस्तानी जो हैं, देश के नाम पर, परिवार के नाम पर भी, परिवार के लेवल पर भी हम देखें तो सारे भाइयों में जमीनों के बंटवारे का झगड़े चल रहे हैं, लेकिन लड़ाई होगी तो भाई सब एक साथ खड़े हो ही जाते हैं, मोहल्ले भी खड़े हो जाते हैं, इलाके में भी होता है कि तुम आना मेरे मोहल्ले में। तो वो हमारा जो है ना एक इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन है। अब वो बालाकोट हो, उरी हो, मतलब उरी की घटना हो, बालाकोट हो, फिर पुलवामा हो जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या ऑपरेशन सिंदूर हो, या बांग्लादेश का पन्ना हो, या फिर कारगिल में 99 में एक कार्यवाहक सरकार के युद्ध जीतने की बात और युद्ध के बाद चुनाव जीतने की बात। तो क्या ये हिंदुस्तानियों का सिर्फ इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? क्योंकि आप ये सवाल करके, छोटा इसमें दूसरा सवाल लेना चाहूंगा कि आप इस पर, ये सवाल तो बहुत अच्छा, हिंदुस्तानी तो खड़ा ही है देश के साथ, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि तब आप ये नहीं पूछते कि वहां पर पुलवामा में जो घटना हुई उसमें आरडीएक्स कहां से आया, और आया तो ये सवाल करना खतरनाक है, ये राष्ट्रद्रोह है। या ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्यों किया गया, इसका सवाल पूछना देशद्रोह है। या 93,000 पीओडब्ल्यूज को क्यों शिमला समझौते की टेबल पर बिना किसी फायदे के छोड़ दिया गया। या फिर 1962 में क्या हुआ। तो ये सारे सवाल बारीक सवाल हैं, और आपने बना दिए जलेबी। आपने मतलब कि पॉलिटिशियंस ने हमारे, और वो जलेबी खिला रहे हैं, और जलेबी के आगे मत सवाल पूछिए। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में मुझे लगता है सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता, मतलब होना भी नहीं चाहिए। अगर विपक्ष नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा। हाँ, टोन, टेन्योर और टाइमिंग, ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं सवालों की, और उसमें कभी कभी मुझे लगता है कि खासतौर पे कांग्रेस के केस में कि वो चूक ये होती है कि किसी एक चीज पे वो पिड़कते हैं और उसका उनको राजनीतिक नुकसान होता है। मैं प्योरली राजनीतिक, क्योंकि देखिए वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो कोई आश्रम चलाने नहीं आए, जो सरकार चला रहे हैं वो भी आश्रम नहीं चला रहे, सरकार चलाने के लिए आए। तो इसलिए किसी को भी इसमें मॉरल हाई ग्राउंड लेने का तो कोई मतलब किसी के लिए नहीं रह जाता। जब आप एक तरफ विपक्ष के नेताओं को आप सहयोग लेकर के दुनिया भर में भारत का नाम और भारत की बात रखने के लिए भेज रहे हैं, और अभिषेक बनर्जी सिंगापुर में इतने तगड़े से भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उस समय अगर आप कोलकाता में चुनावी रैली कर रहे हैं और आप वापस बांग्लादेशियों और अवैध घुसपैठ और इस्लामोफोबिया और इसके ऊपर आप राजनीतिक कैंपेन में आप उसी समय शुरू हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं हिट करता है कि राजनीतिक कैंपेन करने का समय है, जगह है, और वो किया जा सकता है। लेकिन जब उस विपक्षी दल के लोग आपके सरकार के डेलीगेशन में इस समय दुनिया भर में आपके ही पक्ष में आपकी बात रखने जा रहे हैं, तो उस समय राजनीतिक कैंपेन की जरूरत है क्या, या करना उचित है क्या? नहीं उचित है, मैं मानता हूं
मैं कह रहा हूँ इस बात लेकिन उससे आगे बात और तो वो ये बैकफायर भी करेगा यशवंत, उससे विजय जी, आगे वो बात तो बैकफायर वही भी करता है। बिल्कुल। नहीं, इसी में मैं आपकी बात पे मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ ताकि इस पर बहुत खुला क्लैरिटी से बात हो कि जो पॉलिटिकल आपने मीटिंग्स की बात की और जो किया जा रहा है, वो तो है ही, जिस पर आपने कहा कि बैकफायर करेगा। लेकिन उससे आगे तो ये हुआ कि जो मेंबर्स डेलीगेशन में गए हैं जी सरकार सरकार की तरफ से, वो उसमें पार्टी का मेंबर कांग्रेस और देश के खिलाफ एक पूरा पूरा कैंपेन अपने डेलीगेशन जब विदेश में उन सारे 10 लोगों के साथ जा रहा हो, जिसमें सभी पार्टी के लोग हों, और वो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहा हो उसी पार्टी के देश की किसी बड़ी पार्टी के खिलाफ। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, क्योंकि अच्छा, मैं ये बात ये नहीं कि मैं यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहे हैं, समहाउ एक सामान्य भारतीय नागरिक को वो बात नहीं पसंद आई। देखिए, अगर आप मैं कोई भी ये हमारे यहाँ पे लिटमस टेस्ट है। जब मैं सी वोटर में टीम के साथ बैठ के आंकड़ों, जब पहली बात तो क्वेश्चनर डिजाइन हो रहा होता है, तो उस समय एक वो भी अपने कौतूहल आप होता है इसके जवाब किस तरीके के आएंगे। और मैं हमेशा अपनी टीम को ये बोलता हूं कि 1 सेकंड के लिए अपने जितने पूर्वाग्रह हैं वो कोने छोड़ दो, एक अलग करो, और एक भारतीय नागरिक की हैसियत से, एक इंसानियत की हैसियत से अगर तुम इस बात का जवाब सोचोगे तो जो आंकड़े तुम जो सोच रहे हो वही आंकड़े परिलक्षित होंगे, क्योंकि जनता सहज सरल स्वभाव की सामान्य रूप से है। अनलेस कि आप जनता को बहुत ज्यादा ऐंठ के और ट्विस्ट करके इमोशनल अत्याचार न करें, तब तक जनता सहज और सरल सरल तरीके से सोचना पसंद करती है। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, ये विकृति है। और इसके लिए किसी को भी, जिसको जिसको दोष दिया जाए या किसी को भी दिया जाए, मतलब वो एक इसमें नाम लेकर के भी कोई फायदा नहीं विजय जी, नाम न लेकर के भी नाम कोई लेना तो फायदा नहीं। महत्वपूर्ण बात नहीं है, नाम हाँ, लेना महत्वपूर्ण। एग्जैक्टली। तो नेम ड्रॉपिंग के बजाय शायद मेरा ये मानना है कि 11 साल, जो हमने शुरुआत में बात की कि 11 साल में इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस पोलराइजेशन, ये कोई केवल धार्मिक उन्माद और धार्मिक पोलराइजेशन, इस्लामोफोबिया, हिंदुत्व, ये उसकी बहस नहीं है। मेरा मानना यह है राजनीति इस देश की एक अजीब ढंग की पोलराइजिंग पॉलिटिक्स हो गई है, जिसमें टिट फॉर टैट की तरह से लोग बैटिंग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और उस ध्रुवीकरण के मद्देनजर से आपको बहुत सारी, मतलब एक विवेक का थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि किस समय टाइमिंग, और दोनों तरफ से वो होता है। दोनों तरफ से इसलिए होता है, जब भाजपा के नेता अगर जाकर के पश्चिम बंगाल में कैंपेन कर रहे होते हैं, उस समय जब तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बन के भारत का पक्ष रख रहे हो, ये भी उतना ही बैकफायर करता है जितना कि नरेंद्र सरेंडर बैकफायर करता है विजय जी। कारण यह है, सरेंडर नरेंद्र का नहीं है, सरेंडर हमारी सेना का लोग मानते हैं। जीत नरेंद्र की नहीं है, जीत सेना की मानते हैं। कार्रवाई नरेंद्र की नहीं मानते, कार्रवाई सेना की मानते हैं। तो जब जनता इतनी क्लैरिटी के साथ में सेना को समझती है, तब वो नरेंद्र सरेंडर की नर्सरी राइमिंग जो है, वो जनता उसे आर्मी के सरेंडर से जोड़ती है, इसलिए वो बैकफायर करता है। उसी तरीके से भाजपा की पश्चिम बंगाल की रैलीज भी बैकफायर करती है। आप इस मामले में मैं देखता हूं कि चाहे किसी भी नेता हो, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी के सपोर्टर हो, वक्त क्या है, क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है, इन चीजों का जनमानस पे अंतर पड़ता है। बावजूद इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के भी असर पड़ता है। मैं कई बार मैं भी ऐसा है जो जाता हूं, जब टीवी डिबेट में आजकल अलग अलग प्रवक्ताओं में, और खासतौर पे जो शासक दल के प्रवक्ता हैं, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज और भाषा दोनों मैं सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि ये मुझे ही खराब लग रहा है या जनता भी रिएक्ट कर रही है। तब मुझे एहसास होता है नहीं, जनता तो रिएक्ट कर रही है, टीआरपी का बुरा हाल तभी होता है, तभी हो रहा है। जनता रिएक्ट दो तरीके से करती है, आपको खुलेआम गालियां दे सकती है सोशल मीडिया पे आकर के, या रिमोट उठा के आपका चैनल बंद कर सकती है। तो ये तो चैनल है, आप भी उस साइड ऑफ द टेबल इतने दशकों तक आपका अनुभव रहा है और थोड़ा बहुत मेरा भी रहा है। तो मेरा मानना है जनता का अपना कहने का तरीका होता है, चैनल चेंज करके बताने का कि आप क्यों नहीं देखे जा रहे हैं। तो एक वो सवाल एक अलग विषय है।
जी है, जैसा है वो है आपके साथ। जी, ये जो एक सवाल जो आपने पूछा ग्लोबल स्टैंडिंग को लेकर नरेंद्र मोदी को कि भई वो दुनिया जी, के ताकतवर देश है और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार उसको बड़ा एजेंडा भी बनाती है। ठीक है कि एजेंडा बना दुनिया दी। जी, और कहा जाता है कि भई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे ज़्यादा देशों की यात्रा करने वाले लोग रहे। सारे देशों में वो फ्रेंड्स भी होते हैं, उनके फ्रेंड्स और वो एक नई जो ज़ुबान है, डिप्लोमेसी से अलग वाली, पर्सनल ज़ुबान, जी, उसका भी वो जी, इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जी, उसमें 71% लोग सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, ठीक है? और जी, अपोज़िशन वाले भी 41% हैं और एवरेज जी। 56 है, तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी अच्छा, तरफ ये कहा गया कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। कोई नहीं खड़ा हुआ, तो कोई नहीं खड़ा। क्यों इसका क्या कोई कंट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं? मतलब गुंडों के साथ तो गुंडे खड़े हो गए, हाँ, चाहे वो बात ये अजरबैजान हो, है चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो। जी, गुंडों के साथ गुंडे खड़े हो गए, लेकिन सज्जनों के साथ में कोई सज्जन खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। और उससे केवल मुझे तो ये लगा कि अब वो पॉलिसी का फेलियर माना जाए कि नहीं माना जाए, हमारे साथ तो कभी भी कोई नहीं खड़ा हुआ, चाहे किसी की भी पॉलिसी हो। मतलब आप 48 की लड़ाई से लेकर के हाँ जी, सन 25 तक की लड़ाई में अच्छा, एक और सवाल आपको ट्रैकिंग वाले, जब हम कन्फ्लिक्ट ट्रैकर चला रहे थे तो आपको बता दें, उस समय भेजा भी, आपको भेज भी दूंगा अगर आप ग्राफिक लगाना चाहें। हमने इस समय एक सवाल पूछा था कि जिस समय क्राइसिस का समय हो उस समय हमें किस पे भरोसा करना है, आपको किस पे भरोसा है? अब रूस से ज्यादा अमेरिका पे भरोसा है, अमेरिका से ज्यादा रूस पे भरोसा है, दोनों पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है। लगभग 70% लोगों ने बोला कि रूस पे ज्यादा भरोसा है अमेरिका के मुकाबले। अब आप ये देखिए कि 71 की लड़ाई में रूस की भूमिका जो भी हमारे साथ में रही हो, उस समय इस देश के 70% से ज्यादा वोटर पैदा नहीं हुए थे। बिल्कुल, और भाजपा की राजनीति तब थी नहीं, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी रशिया, एंटी केजीबी, जिस तरीके से भी आप कहें, उसके अंदर जमी हुई है। जमी आज अगर आप मान के चलें कि 40% से ज्यादा लोग प्रो बीजेपी हैं, तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए कि सहज रूप से वो लोग एंटी रशिया होने चाहिए और प्रो अमेरिका होने चाहिए। लेकिन जब भाजपा के सपोर्टर्स में भी 60 से 70% लोग ये बोले कि हम रूस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो ये आपको केवल परिपक्वता भी दिखाता है, ग्राउंड रियलिटी भी दिखाता है, और साथ में ये भी दिखाता है कि कृतज्ञता एक अपने यहाँ का मूल्य ऐसा मूल है जो हमारे जीव स्वभाव है। में है, स्वभाव है। हम याद रखते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। तो वो हाउडी मोदी हो, चाहे वो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप साहब के अजीब अजीब बयान और तमाम चीजों के लिए एक क्षणिक तालियां और वो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जैसे ही सिंदूर का मसला, ऑपरेशन सिंदूर होता है और लोग अमेरिका के रोल को या ट्रंप साहब के ट्वीट को पढ़ते हैं, जी, हालांकि ट्वीट साहब और ट्रंप साहब की लड़ाई वो अलग अलग आनंद दे रही है अभी, अलग हाँ, किस्म अलग का। आनंद है। लेकिन लेकिन ट्रंप साहब के ट्वीट को देख करके जो एकाएक इवन बीजेपी के इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का हैंड ब्रेक खिंचता है कि नहीं, भरोसा नहीं करना, तो आप अंत में इस बात पे पहुंचते हैं कि सारी डिप्लोमेसी अपनी जगह एक तरफ ठीक है। वो डिप्लोमेसी में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि उसका बड़ा हिस्सा, चूंकि मैं भी अब 15 एक साल से एनआरआई हूं और मैं पूरी दुनिया, तो शायद नरेंद्र मोदी जी, विजय जी, एकदम गोल्डन मूवमेंट पे आए एनआरआईज की जीवन की उसमें, जब जी, हमारे 50 60 70 के दशक के ब्लू कॉलर वाले एनआरआईज के उभर करके व्हाइट कॉलर और टेक्नोक्रेट एनआरआई, जो कि अब अलग अलग दुनिया के देशों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और वो उस समय पे नरेंद्र मोदी का अवतरण होता है जिस समय वो एक पकी हुई खेती तैयार थी। तैयार। अब वो तलाश भी रहे श्रेय थे इस ज़मीन। बात का है कि नरेंद्र मोदी हाँ, उस तरीके की खेती करने में माहिर हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रांग लीडरशिप को उसके साथ में पोजीशन किया, और बाहर रहने वाले किसी भी नागरिक को अपने देश को उठता हुआ बढ़ता हुआ देखना पसंद आता है। और उस चीज का लाभ तो मैं कहूंगा, आप किसी भी एनआरआई से बात करें आज की तारीख में, इमिग्रेशन ऑफिसर की आंख में भाव जो होता है वो आज से 15 साल पहले का अलग था और आज से अलग है।
जब वो इंडियन पासपोर्ट को हाथ में रख के बात करता है। तो कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन ये मैं कहूंगा टाइमिंग उसके बीच में नरेंद्र मोदी एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ में उभरे और वहां पर उसे एक सिंक इन हो गया। अब उस सिंकिंग इन के कारण जो माहौल तैयार हुआ वो देश में भी लोगों ने देखा और उसे सराहा, क्योंकि विदेश में लोग रह रहे हैं, वहां पे 20,000 आदमी इकट्ठा हो गया और स्टेडियम में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए चीयर कर रहा है तो हमें और आपको भी अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। देश विदेश के बड़े बड़े नेता अगर झप्पी पा रहे हैं तो हमें भी आपको अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अब वो किसी भी हमारे नेता को झप्पी पाते तो अच्छा ही लगता, वो बात अलग है। लेकिन वो ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, ये देखिए मार्केटिंग अपने आप में एक ऐसी सलाहियत है जिसको मामले में इस समय देश का एक राजनीतिक हिस्सा बहुत महारत हासिल किए हुए, दूसरे नहीं किए हुए। तो पोजीशनिंग भी है, वो क्या जिसे कहते हैं ना, वो उर्दू में बहुत अच्छी कि क्या क्या, क्या लाइन होती थी, आप थोड़ा ज्यादा बेहतर बोलते हैं, क्या मौका भी है, वक्त भी है, तकाजा भी है, क्या एक बड़ी खूबसूरत लाइन जिसे बोलते हैं। तो वो उस तरीके की एक सारी चीजें आना शुरू हुई। लेकिन इन सब के बावजूद ढाक के तीन बात ये कि गुंडों के साथ में 3 गुंडे खड़े थे और शरीफों के साथ में कोई खड़ा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को ये भी आंख खुल गई कि तमाम डिप्लोमेसी के बावजूद जब जब हमारे ऊपर राष्ट्रीय संकट, राष्ट्रीय आपदा आएगी, आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में भारत अकेला ही है, अकेला ही रहेगा। ये आंखें सबकी खुली हुई हैं। इसलिए अब किसी को उसका एहसास या उसकी इच्छा भी नहीं है। अब किसी को यह भी नहीं है कि ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं और पुतिन साहब क्या बोल रहे हैं। देखिए साहब, जिसको जो बोलना हो बोलते रहे, लेकिन जब मौका आएगा तब उस समय धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में वो अर्जुन अकेला ही खड़ा होगा तीर चलाने के लिए। और देश की जनता जो कृष्ण बोध से उसको समझा ले जाए कि अर्जुन उठा कमान और तीर चला, क्योंकि देश की जनता कब आपके साथ में है इसमें। उस समय अर्जुन जो भी उस रथ पे खड़ा होगा, किसी भी पार्टी का खड़ा होगा, वो करेगा। इंदिरा जी कभी उस रथ पे खड़ी थी, कभी शास्त्री जी खड़े थे। शास्त्री जी ने जीती हुई जमीन क्यों वापस कर दी, पूछना विचित्र इसलिए है क्योंकि शास्त्री जी के ऊपर मैं कभी सवाल नहीं लगा सकता, क्योंकि उस समय वहां पर उस जगह पर देश हित में जो नेता था उसने जो सोचा वो देश हित में सोच के कदम दिया। 92,000 93,000 क्यों लोग दिए गए, ये इंदिरा जी ने उस समय जो सोचा होगा। जो नेता होता है उसके पास में हजार पुल, प्रेशर और दबाव और संभावनाएं होती हैं जिसके बीच में उसको निर्णय लेना होता है। मैं उस निर्णय की कभी भी मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी नेता थी। उन्होंने उस समय बांग्लादेश को आजाद कराया। 90,000 लोगों को वापस करने का फैसला उनका किसी कारण से रहा होगा। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसके ऊपर सवाल पूछने के लिए लोग पूछें, एनालाइज करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता कि मैं अपने आप को शास्त्री जी या इंदिरा जी के को उसको उनको हम कटघरे में खड़ा करके कटघरे में मैं नहीं खड़ा। हाँ, मेरी एक समझने के लिए एक जिज्ञासा हो सकती है कि क्या दबाव था, किस दबाव के कारण ये करना पड़ा, वो एक मेरी जिज्ञासा हो सकती है। लेकिन मैं शास्त्री जी या इंदिरा जी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। उसी तरीके से आज की तारीख में मैं नरेंद्र मोदी जी को भी व्यक्तिगत रूप से कटघरे में कि भाई क्यों सीज फायर कर दिया गया, जिज्ञासा मुझे हो सकती है कि क्या क्या चीजें काम की, क्या क्या नहीं की, क्या प्रेशर हुआ, क्या हमें सीखने को मिला जिस कारण से निर्णय। तो इसलिए मैं जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, तमाम सेना के पुराने लोग हैं, जो डिप्लोमेसी के मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूं समझने के लिए कि हुआ क्या एक्चुअली में। लेकिन कटघरे में मैं न शास्त्री जी को खड़ा करूंगा, न इंदिरा जी को, न नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उस जगह पर जो अर्जुन खड़ा है वो देश के लिए तीर चला रहा है। आपने बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया, लेकिन हो तो उलट रहा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो जयशंकर साहब, जिनको आप मुखबिर कहने लगे, या ट्रंप साहब के आगे सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, या इंदिरा जी की बात आपने जिक्र की, या शास्त्री जी की बात की जिक्र किया, या नेहरू के वक्त की बात करें, या फिर वाजपेयी जी के वक्त में कांधार में जो आतंकवादियों को वापस भेजा गया,
इन सब के बाद भी क्या हम किसी को देश के खिलाफ खड़ा हुआ मानते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। वो आपने जो बात ठीक कहा कि उस समय क्या ज़रूरत थी, क्या स्थितियाँ थी, वो फैसले तब किए गए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी हर जिस पक्ष में खड़ी है, वो दूसरे को कटघरे में खड़ा करती है। जी, बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन इसमें केवल जो जो अच्छी बात है विजय जी, आपको मैं ये बता सकता हूं कि हम जब जब आंकड़ों में इसको तौलने की कोशिश करते हैं, देश का बहुत बड़ा बहुमत वो इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, आज भी मैं आपको बताऊं, जब मैं एक सिंगल पॉइंट क्वेश्चन पूछता हूं कि इंदिरा गांधी जी को लेकर के आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है, तो इमरजेंसी दूसरी चीज आती है, बांग्लादेश पहली चीज आती है। पहली चीज आती ठीक है ना। शास्त्री जी को लेकर के जब होता है तो जय जवान जय किसान पहले आता है, ताशकंद बाद में आता है। तो ये उनकी थाती थी, उनकी कमाई रही। आप लेगेसी की जो बात करते हैं, अब इन इतने बड़े नेताओं की लेगेसीज के ऊपर ओछे तरीके से आप कोई भी कमेंट करें, और फिर उसके बाद में वो क्या कहते हैं, जवाबिया कीर्तन या जवाबिया कव्वाली, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें, वो चलती है। ये दुर्भाग्य है, सोशल मीडिया पे या किस पे भी चल रहा हो। लेकिन अच्छी बात केवल यह है कि सोशल मीडिया इस देश के जनमानस से अभी भी उतना ही अलग और दूर है जितना होना चाहिए। अच्छी बात है। हमने कई बार इस चीज को चेक करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा ये पाया कि देश ट्विटर पे नहीं है, देश नहीं है ट्विटर पे, मान लिया जाए ये बात है। यशवंत जैसे जवान लोगों ने तो नया नाम दिया ना, उन्हीं लोगों को इन्फ्लुएंसर्स हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश की जनता उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है। वो अपने तरीके से सोच रही है, वो अपने तरीके से चलती है। वो इन्फ्लुएंसर एक कैटेगरी है, उनके आसपास के लोग हैं, होगा एक आधा % जो इन्फ्लुएंस भी होंगे। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो थोड़े समय बाद में वो आर पार देखने की दृष्टि भी रख रहा है, और समझ में आने के बाद में डंप भी करने की हिम्मत रखता है। इसलिए ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये ठीक है, वो अपने गुब्बारे में खुद हवा भर के स्वयं खुश हो लें। लेकिन किसी को भी ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा उस तरीके से मायने रखते हैं। अपने आप को इतना गंभीरता से लेना उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की बात आपने भी विस्तार से की। मुझे यहाँ पर जो लोग बैठते हैं दिल्ली में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, उसमें जो खास तौर से बीजेपी समर्थक है, राइट विंगर जिसे आप कहते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हुई कि सरकार ने सीज फायर क्यों किया। वो समझते थे कि हमें ये मौका चाहिए था और पाकिस्तान को जो भी सबक सिखाना था या पीओ को लेना था, पीओ के तो खैर अलग बड़ी बात है, लेकिन कोई सबक सिखाना चाहिए था। क्या आपके जो स्नैप पोल है उसमें इस पर कोई बात हुई है कि लोग क्या सोचते हैं, कि किस तरह से देखते हैं? जी, जिनको निराशा हुई, हमने जिस समय सीज फायर के तुरंत बाद में स्नैप पोल किया था, जिन लोगों ने कहा बहुत ज्यादा निराशा हुई, उसमें सबसे बड़ी संख्या बीजेपी के वोटर्स की थी। बिल्कुल थी, क्योंकि सपने वो दिखाए गए थे, या उनकी अपेक्षाएं आपसे वो थी, कुछ और थी। अपेक्षाएं 71 वाले को रिपीट करने की थी पीओके के लिए। और अपेक्षा रखना भी चाहिए। संसद ने हमारे पास किया है भाई, सारे दलों का एक ओपिनियन, मतलब एक मत है उसमें कि हमको अपना खोया हुआ हिस्सा वापस लाना है। तो वो अपेक्षा थी उसके कारण। हालांकि जब मैंने वो आंकड़े दिए थे उस समय, तो कई सारे मित्रों ने उसको इस तरीके से भी रीड करना शुरू कर दिया, अब तो इतने सारे वोट जो है वो बीजेपी से छट के कांग्रेस को चले जाएंगे। और मतलब वहां पे मुझे थोड़ा सा मतलब रोकना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा हमने, मतलब नहीं, वो वैसा ही है कि जैसे जो अयोध्या में राम मंदिर जा रहे थे, वो सारे के सारे बीजेपी के वोटर थे। बीजेपी को वोट, एग्जैक्टली। तो जो सारे रामलला को दर्शन करने वाले और सारे भक्त बीजेपी के वोटर नहीं है। और बीजेपी से अपेक्षा पूरी नहीं हुई कि सीज फायर क्यों हुआ, इस पर नाराजगी रखने वाले कांग्रेस को वोट नहीं करने वाले, नहीं करे, मतलब ये, और कम से कम सरेंडर करने के बाद में उस पे तो और भी नहीं करने वाले। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर, हाँ, मतलब उस तरीके की बात नहीं है। हाँ, अपेक्षाएं अलग अलग थी, अपेक्षाएं पूरी न होने पे नाराजगी भी उसी तरीके से, जिसको अपेक्षा ज्यादा होगी उसको नाराजगी भी ज्यादा होगी। ये एक कांग्रेस की भूमिका पर आपने सवाल खड़ा किया है, आपको लग रहा है कि ठीक भूमिका थी? मतलब कुछ भी कहे, मैं विपक्ष के उस पर नहीं जाता, नरेंद्र सरेंडर कहना,
या ऑपरेशन के दौरान आपको कहना कि पाकिस्तान ने कितने जेट का हमारा नुकसान पहुंचा है, या पहले जब कहा गया था भी सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ क्या है, ये जो थॉट प्रोसेस है या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको ठीक तरीके से समझते हैं राहुल गांधी मेरा क्या विजय जी, आपके सारे दर्शक जितने भी हैं उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट कोई भी हो, मैं उनसे यही एक कहूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने पॉलिटिकल बैगेजेस किसी भी तरफ के हो उसको 1 सेकंड के लिए रख दीजिए और फिर अपने आप से पूछिए कि आपको ये सुनना अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लगेगा, किसी के लिए भी नहीं अच्छा लगेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि जिस समय पहले दिन से आया कि अच्छा, कुछ हमारे मित्र लोगों से जब मेरी बात हो रही थी जिनको मैं अच्छा मानता हूं, मतलब विपक्ष के नाते भी ठीक है, मुझे पता है वो एंटी मोदी या एंटी बीजेपी प्लैंक पे हैं, लेफ्ट सिंपैथाइजर भी, ये सब कुछ ठीक है और मैं उनकी आकलन की गंभीरता से इज्जत भी करता हूं। लेकिन कुछ लोगों से बात करके मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ, हर्ट भी हुआ, क्योंकि पहले 2 दिनों में हमारे जहाज गिर गए हैं। हमने पता किया है, हमारे 3 गिर गए, 5 गिर गए, 4 गिर गए हैं और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, ये कंफर्म है। ये बात बोलते समय चिंता और दुख के बजाय अगर आपके स्वर में उल्लास का भाव मुझे सुनाई दे तो वो नेगेटिव, तो मेरे अलार्म खड़े होते हैं। मेरा 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 कहीं ना कहीं मुझे एकदम से लगता है कि ये बात बोलते समय दुख या कष्ट या चिंता होनी चाहिए या उल्लास का भाव आपके मन में आना चाहिए। वहां पे जाकर के मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, और जब मैं वहां डिस्कनेक्ट होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, अब मैं चेक भी करूंगा तो शायद वो डिस्कनेक्ट जनता में भी दिखेगा, और वो होता है, अक्सर होता है। मैं जब अपने आप को बेयर मिनिमम सारी चीजों, जो भी मेरी व्यक्तिगत, मेरी एक वोटर या एक मतदाता या एक सामान्य नागरिक के नाते जो भी मेरे दिमागी अलायंसेस या पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उनको अगर कोने करके मैं एक सामान्य नागरिक की तरह सोचूं तो की चीजें वो अच्छी नहीं लगती हैं। अब एक छोटी सी पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते भी जो चीजें मुझे नहीं समझ में आई, शशि थरूर, मनीष मल्होत्रा, मनीष अपने चंडीगढ़ वाले तिवारी, और अपने सलमान खुर्शीद, अगर सरकार भेज रही है तो आपको तो एक कदम आगे बढ़ाकर उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजयी भव का आशीर्वाद देना चाहिए था आपको, बल्कि आपको यह कहना चाहिए था, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैं स्वयं जाना चाहूंगा सरकार का पक्ष रखने के लिए। आप स्वयं को आगे कर देते। मानिए सरकार नहीं भेजती तो भी राजनीतिक रूप से आपको लाभ होता कि देखो सरकार ने हमको नहीं भेजा, और अगर आप जाते और सरकार का पक्ष रख के आते तो भी आपको राजनीतिक रूप से लाभ होता। मैं नितांत, आप छोड़ दीजिए देश प्रेम और सब चीजें छोड़ा, मैं नितांत बिल्कुल तुच्छी राजनीति की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आप उस तरह से बात कर लें कि मैं आपदा में अवसर उस लिहाज से भी खोजना चाहूं एक राजनीतिक विश्लेषण के जरिए, कि मैं अगर पॉलिटिशियन हूं खुद, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको कन्वर्ट करूं अपॉर्चुनिटी में। बिल्कुल। और हुआ क्या, ठीक उल्टा। तो ये राजनीतिक समझदारी भी नहीं है, देश प्रेम, देश और वो तो एक अलग छोड़ दीजिए, मैं विशुद्ध राजनीतिक रोटी सेकने के लिहाज से भी ये राजनीतिक समझदारी नहीं है। कहावत की तरह से क्या हवन करने में हाथ जलाते हैं वो लोग, करते हवन है, हाथ जलाते हैं खुद करते हवन है, हाथ जलाते हैं, क्योंकि जनता का हवन की अग्नि दूसरी है। क्योंकि आपको उसके लिए हवन कुंड में क्या पड़ा है, उसकी ताप क्या है, इसका भी अंदाजा होना चाहिए ना। आप हाथ कहाँ डाल रहे हो ये अंदाजा होना चाहिए ना। तो ये अंदाजा नहीं है, तो वो भी दुखद उतना ही है जितना बीजेपी के कुछ प्रवक्ता और कुछ लोग जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करें और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, उस चीज का जितना दुख होता है उतना ही दुख विपक्ष की इन चीजों का भी होता है। कि आप इन सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या है विजय जी, आप केवल इतना बताइए ना। एंड रिजल्ट केवल ये है कि जो इतना मजबूत विपक्ष होना चाहिए उतना विपक्ष मजबूत नहीं हो पाया। 240 सीटों के बावजूद भी 11 महीने में कामकाज में किसी में कुछ अंतर पड़ा क्या? बाद पिछले साल इस समय एक सुर में सब तरफ एनालिसिस ये था कि अब मामला बदल जाएगा, क्योंकि 240 के साथ में वो बात नहीं रहेगी अब तो, वो बात नहीं रहेगी। लेकिन केवल संसद के अंदर कुछ हीटेड डिबेट और फोल्ड करके हाथ ऊपर करना और वो है, उसके बियॉन्ड क्या 10 साल से जिस तरीके से सरकार चल रही है और पिछले 1 साल में चल रही है, किसी को कोई अंतर लगा क्या, या कोई वास्तव में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है?
नहीं हूं। तो विपक्ष को जिस मैंडेट के साथ में पिछले साल जनता ने भेजा था, जिस तरह नंबर बढ़ा के भेजा था, जिस उम्मीद से अपेक्षा से भेजा था, क्या उन उम्मीदों पे विपक्ष भी खरा उतर रहा है क्या? वो अब न्यूक्लियर जब नहीं बटन आप जो आपको उतरेंगे, नहीं दिया था, उतरेंगे, मालूम है, बहुत न्यूक्लियर बहुत सारे न्यूक्लियर आपके बटन जो दर्शकों आपको में दिया उसका जो, इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जो बहुत सारे आपके दर्शकों में होंगे एंटी बीजेपी दर्शक भी, जो मेरी बात से अभी नाराज होंगे इस बात को सुन के, लेकिन मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि एक सेकंड के लिए आप उस चीज को छोड़ दीजिए और आप ये बताइए, पिछले एक साल में जनता ने जो आपको मैंडेट दिया, बड़ी संख्या दी, क्या आप उसके साथ में संसद के अंदर न्याय कर पाए? आप इस बात का जवाब ईमानदारी से सोचिए, आपको खुद जवाब मिल जाए और तब आप इस नतीजे पे आएंगे, जिस चीज के लिए अक्सर कई लोग मुझसे नाराज और गुस्सा होते हैं कि इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो आपकी रेटिंग में ये नंबर ऐसे क्यों आ रहे हैं। अगर आप शांति से सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। वैक्यूम में रेटिंग्स ऐसे ही चलती है, रेटिंग पर सवाल वैक्यूम करेंगे में क्योंकि रेटिंग्स ऐसे ही चलती है। वो आप जो लोग आपसे नाराज होने वाले उस रेटिंग पर मैं आता हूँ, लेकिन एक सवाल और कि जो 11वें साल का जो एक इम्पॉर्टेंट बदलाव जो मैं देखता हूँ वो है कि 2019 का अगस्त सोचिए आप, जब होम मिनिस्टर बनते हैं अमित शाह, चुनाव खत्म हुए, पहला सेशन हो रहा है और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का फैसला होता है जी। लेकिन 2024 में एक साल में सरकार कोई ऐसा बड़ा फैसला करती हुई नहीं दिखती। एक बड़ा फैसला जो किया गया, मान लीजिए उसको कह लें हम कास्ट सेंसस का, तो वो उसे यू टर्न कह सकता हूं मैं या पॉलिटिकल प्रेशर कह सकता हूं। आप बताइए कि कैसे आप देखते हैं 2019 का पहला साल और 2024 का पहला साल? कास्ट सेंसस वाला भी यूटर्न भी नहीं, वो मौके का फायदा उठा करके लगे हाथ ठेल दिया गया जी। क्योंकि देश का पूरा ध्यान और फोकस उस समय सीमा पे पुलवामा लगा पर। था, ठीक है ना। जी। तो कास्ट सेंसस वाला उनको करना तो था ही, राजनीतिक मजबूरी थी। उन्होंने उस समय किया निर्णय जिस समय की ध्यान कहीं और देश का लगा था, उस पर कुछ करने लायक था उससे नहीं। उसका जो बल्कि माइलेज अपोजिशन को मिलता वो नहीं आप मिलता एक है। चीज को और ध्यान दीजिए, संसद वाला निर्णय और उसी समय बहुत एक छोटी सी स्टडी सही, जिसमें आप थोड़ी सी अपने अनुज को शाबाशी भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जब कोविड का ट्रैकर किया था और वो पेपर छपा था कि सरकारी आंकड़ों से अलग है। 12 गुना ज्यादा लोग मरे हैं, जी। उस चीज के ऊपर मैं बहुत अंडर फायर आया था। जी। लेकिन अंत में अभी जब आंकड़े सरकारी आए हैं तो ये तो उसका स्वीकार किया गया, हालांकि ये स्वीकार्यता नहीं है उसमें, और उसमें मैं गलती नहीं मानता कि वो कोविड से मरे, लोग मरे ज्यादा, ये बात स्वीकारोक्ति आ गई, क्योंकि कोविड से मरे, मैंने तब भी ये बात बोली थी कि आपके पास में जब सर्टिफिकेट ही नहीं है कि कोई व्यक्ति कोविड से मरा तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो कोविड से मरा, वो नहीं, बहस वो तो अलग है। ठीक है, लेकिन वो वो तो उसमें आंकड़े भी अभी सांस रुकने नहीं, से नहीं मैं बात। तो ये कह रहा था कि वो आंकड़े भी अभी रिलीज हुए। जी। तो इस समय बहती गंगा में बहुत सारे हाथ धुले हैं। आप अगर ध्यान दें तो बहुत सारे कड़वे निर्णय जो जो लेने चाहिए थे अलग से, वो इस समय ऑपरेशन सिंदूर के साथ में ले लिए गए हैं। ये भी राजनीतिक और रणनीतिक कौशल ही मान लिया जाए अब इसे, और मैं क्या कहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं तो यशवंत की तारीफ हमेशा ही करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया भर में आपने झंडे गाड़ रखे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं और बिना तमाम आलोचना तो होती रहती है। आलोचना उन्हीं लोगों की होती है जो काम कर रहे हैं और खास तौर से जो अच्छा काम कर रहे हैं। जी, अच्छा काम नहीं करेंगे तो आलोचना नहीं होगी। यदि बल्कि कई बार मैं कहता हूँ यदि आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ काम में कमी अभी नहीं, वो बची हुई है। आलोचना सर आंखों पे, वो वो सब आलोचना मेरे लिए सर आंखों पे है, और वो भी कुछ सिखा के ही जाती है मुझे हर बार। लेकिन अब ये जो सवाल है, जिसके लिए फिर आपने कहा कि चर्चा होगी, नाराजगी होगी, कि वो शुड मोदी बियॉन्ड 29 जी, प्रधानमंत्री होना चाहिए 2029 में। अभी 2024 में 240 पर जो पहुंच गए, लोग कहेंगे कि 2024 में तो 240 पे पहुंच गए 303 से, और आप कह रहे हैं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने चाहिए उसके बाद भी, और वो परसेंटेज कम नहीं है, 73.9%। और जी, मतलब 73.9 है, लेकिन जो अपोजिशन में वो भी फिगर कम नहीं है, 46% लोग समझते हैं। जी, 46% तो बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ा यदि नंबर होता अपोजिशन है। हाँ। मतलब दोनों को सोच ले, यदि उनको हालांकि आप वो बीजेपी वो से वो सवाल बने रहना चाहिए, ये इच्छा का वाला सवाल नहीं है। मतलब वो सवाल ये है कि एक्चुअली उस सवाल का औचित्य ये था 75 साल पे जो
मार्गदर्शक मंडल वाली बात जो शुरू हुई थी, उसके नाते ये सवाल फ्रेम किया गया था कि लोग क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा होगा। ये इच्छा नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा नहीं, वो कंटिन्यू हाँ करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो बीजेपी के वोटर्स वाला कॉलम है उसको आप उनकी इच्छा की तरह समझ लीजिए, जो अपोजिशन वोटर्स वाला कॉलम है वो उनको संभावना की आप तरह से संभावना की तरह से रीड कीजिए। एग्जैक्टली उसमें इच्छा नहीं है, वो मतलब संभावना। हाँ। मतलब 75 साल वाले लोग मार्गदर्शक मंडल में नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि मैंडेट मिला है उनको, जनादेश मिला है 5 साल सरकार चलाने का। और 5 साल सरकार चलाने के बाद में अगर वो दोबारा मैंडेट मांगते हैं और जनता मैंडेट देती है तो वो ये कह सकते हैं, और ठीक भी है कि जनादेश है हमको चलाने का। हाँ, जनता बोले कि आपको रिटायर होना चाहिए और जनादेश न दे, तब तो आपको फिर बात अलग बैठना ही पड़ेगा बाहर, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन ये ये मुझे लगता नहीं, कम से कम अभी मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की उनकी रेटिंग्स हैं, जिस तरीके की उनका अभी भी, एक बात की तो तारीफ विपक्ष के और क्रिटिक्स को भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। 11 साल के बाद में भी किसी बंदे की अगर रेटिंग्स बनी हुई हैं, वो तो ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। ये सुना केवल है एक जैसे समय में हमारे ट्रैकर में उनकी रेटिंग गिरी थी बहुत तगड़े से, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था। उस समय 4-5 महीने के लिए उनकी बहुत बहुत परेशानी के उसमें उनके नंबर थे, लेकिन उसके बाद में वापस वो उस जगह पे पहुंच गए। तो ये अगर किसी भी नेता के पास में पब्लिक पॉपुलैरिटी, पब्लिक सपोर्ट है, तो हमें अपने पीक पे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये स्पोर्ट्स में तो चलता है, सुनील गावस्कर लॉर्ड्स में सेंचुरी बना करके उन्होंने बल्ला टांगा कि भाई मैंने लॉर्ड्स में ही सेंचुरी नहीं बनाई थी, और वो एमसीसी का बाई सेंटेनरी वाला मैच था जिसमें वर्ल्ड 11 की ओर से खेल रहे थे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला जिस दिन सेंचुरी बनाई कि मेरे जीवन में दो ही चीज थी, कि मैं अपनी जनरेशन में गॉर्डन ग्रीनिज को सबसे बड़ा सलामी बल्लेबाज मानता था, वर्ल्ड 11 की ओर से मुझे उनके साथ में ओपनिंग करने का मौका मिला, तो ये ड्रीम कम ट्रू है। दूसरा, लॉर्ड में फिर सेंचुरी नहीं बनी थी, वो मैंने बना लिया, मुझे जीवन में नहीं चाहिए। तो पीक पे उन्होंने छोड़ा। ये खेल में हो सकता है, राजनीति में पीक पे कोई अपनी पद को छोड़ दे। व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमारे पास में इस चीज का कोई एग्जाम्पल भी है? मुझे भारत छोड़िए, पूरी दुनिया की राजनीति में मुझे आज तक तो कोई मुल्ला नसरुद्दीन के समय से लेके आज तक कोई नहीं मिला। लेकिन यशवंत, आप बहुत करीबी से बहुत सारी चीजों को देखा है। जिन लोगों ने पीक पर नहीं छोड़ा, उसका भी एक अलग इतिहास है। उसका इतिहास अलग है। हाँ, बिल्कुल है। उसका भी एक अलग और इतिहास। अगर कोई पीक पे न छोड़े तो वो उस इतिहास की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर भी होता है। तो लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं हमारे जानकारी में जिनको रिटायरमेंट दिलाया गया। तो ये मतलब वो स्थिति होती है कि अभी, लेकिन ये है कि ये बातें इंडिविजुअलिस्टिक हैं, कहनी और करनी आसान सहज होती हैं, अपने ऊपर हम लग सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस जगह बैठा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो खुद के लिए क्या भूमिका सोचता है। हर कोई, एक बात और भी है, और पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, नेता जो बड़े होते हैं उनको अपनी लेगेसी की चिंता होती है, क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट हो जाए तो वो सोचते हैं कि हमारी लेगेसी क्या है, हम इतिहास के पन्नों में कैसे दर्ज किए जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी वो उस तरीके की चीजों में शायद जितने ज्यादा लंबी लकीर खींचने वाली स्टाइल में वो काम करते हैं, मुझे समहाउ ये लगता है कि अभी ये लेगेसी वो लेगेसी नहीं है। जैसे आपने 370 बोला, राम मंदिर बोला, कॉमन सिविल कोड, ये तीन चीजें भारतीय जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत के समय से उनके तीन गाइडिंग प्रिंसिपल रहे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स को वो डिलीवर कर ले जाएं, ये उनकी एक पार्टी के प्रति लकीर हो सकती है, मान सकता हूं। अपनी लकीर जो है, अपनी लकीर उन्होंने क्या खींची, मुझे लगता है कि शायद उनके जैसे नेता या उनके जैसे व्यक्तित्व जो स्ट्रांग हेडेड हों, वो इस पर भी चिंतन और मनन करते होंगे। और मुझे लगता है कि शायद वो एक चैप्टर अभी नरेंद्र मोदी एज ए लीडर का आना बाकी है। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसको जैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लोग कहते हैं, मतलब जो हमने बात कर ली कि रिटायर होना पड़ता है, लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लोग कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक लगता है कि जब कोई ब्रांड उनका है, मान ली कोई कंपनी को प्रोडक्ट बना रही है, उसका ब्रांड मार्केट में चल रहा है, तो उसे विड्रॉ करना
या बदलने की क्या जरूरत है, मतलब उस पर क्यों एक्सरसाइज करना, क्या ये ठीक लगता है? नहीं, ये बात लागू होती है, और जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ओनर्स भी यही सोचते हैं। अभी फिलहाल ये लग रहा है कि ब्रांड हमारा चल रहा है तो इसको भी, हालांकि उनके पास में वो 30 साल तक जो है और तमाम ब्रांड वो तैयार करके बैठे हुए रहते हैं हमेशा, वो एक अलग विषय है। और वो कंपनी भी यही सोचती है कि हमारा ब्रांड अभी ठीक ठाक काम कर रहा है ये वाला, तो अभी इसको ऑफ द शेल्फ करने की जरूरत नहीं है, भले ही हमारे पास में और तमाम नए प्रोडक्ट तैयार हैं। तो वो भी यही सोचते होंगे, और वो सहज भी है सोचना। लेकिन इन सब के बियॉन्ड मुझे लगता है कि जिस तरीके के व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी हैं, जितने स्ट्रांग हेडेड स्ट्रांग लीडरशिप वाले व्यक्ति हैं, जितने लोगों ने उनको देखा है समझा है, जितने लोगों से बात होती है या समझने की कोशिश करता हूं मैं, मुझे लगता है कि उस पीक पर अभी एक चैप्टर उनकी पर्सनल लेगेसी का उनके मन में चलता होगा कि नहीं, मुझे अभी एक ये लकीर लंबी खींचनी बाकी है। अब वो क्या होगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य के चैप्टर में, मैं केवल ऐसा सोचता हूँ, विचार करता हूँ। और बाकी जब तक उनको उनके संगठन, उनकी मातृ संस्था का सहयोग मिल रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि वो निर्णय कहीं से थोपा जाएगा। वो निर्णय उन्हीं के ऊपर होगा शायद कि वो कब। अभी कोई ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती। लेकिन आपने बात एक बहुत बारीक सी बात कह दी, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि आप बारीक बात करते, मैं मोटी बुद्धि वाला आदमी हूँ। आपने कहा अच्छा, कि कंपनियां जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने आगे के 10 प्रोडक्ट बनाकर रखती है। इस रेफरेंस का कोई मायने होता है? नहीं, प्रोडक्ट तो देखिए तमाम मानकों पे नापे जाते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट के मानक होते हैं, अनुभव होना चाहिए। पहली बात तो अपनी ही फैक्ट्री का निकला हो प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी होना है। कहीं से भी आउटसोर्सिंग ना हो, उसमें अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्ट हो। कोर और इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट के हैं वो अपने ही खेत के पैदा किए गए, ऑर्गेनिक हो। दूसरा ये कि अनुभव हो, उसको टेस्टेड किया गया हो। पार्टी चलाने का, राज्य चलाने का, सरकार चलाने का, संगठन चलाने का, ये तमाम क्राइटेरियाज वो सिद्ध हों उसके ऊपर। और तमाम तरीके के पायलट टेस्ट में वो अपने आप को उत्तम साबित करे प्रोडक्ट। और साथ में कभी भी ये ना बोले कि मैं प्रोडक्ट बहुत बड़ा हूं, मैं अपनी कंपनी से बड़ा हो गया। ये 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 पहेलियां मत मुझे बुझाइए। आप ट्रैक करते हैं, आपका काम ये है। आप दावा करते हैं कि मैं रोज ट्रैक करता हूँ, मुझे बताइए है कि नहीं है प्रोडक्ट? नहीं नहीं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिल्कुल है। प्रोडक्ट उनके पास में है, एक दो नहीं है, कम से कम मैं मानता हूं कि 4 प्रोडक्ट तो रेडीमेड हैं उनके शेल्फ पे, जिसमें से एक प्रोडक्ट की समस्या केवल ये है कि वो फैक्ट्री के अंदर खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई एक्विजिशन के तहत हुआ है, तो इसलिए वो थोड़ा संकोच है उस ब्रांड को लेकर के। लेकिन बाकी 3 ब्रांड तो विशुद्ध रूप से उनके जैविक खेती के और खुद के खेत में पैदा किए हुए और खुद के निकाले हुए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे एंटीसेप्टिक क्रीम, वो नितांत व्यक्तिगत प्रोडक्ट है वो। तो मुझे लगता नहीं कि वो उनके पास में समस्या है, समस्या नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ द रिचेस राइट नाउ। और इसलिए भी वो अपना समय खुद स्वयं ले रहे हैं कि क्या करना कब उचित होगा, शायद वो अपने तरीके से चले। चलिए, आखिरी बात, जब आपने नेहरू से, इंदिरा से शुरू की, इंदिरा जी से शुरू की बात, नेहरू जी से शुरू की, मोदी जी से बात की, और एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन किया। क्या ये क्लासिफिकेशन जो स्ट्रॉन्ग हेडेड, आपने बड़ा शब्द काम में लिया, और आपने बीजेपी को, पुरानी बीजेपी को भी देखा है, तो ये कहीं मिक्स एंड मैच हो सकता है या ऐसे ही चलने वाला? ये चाल चरित्र, चेहरा, कलेक्टिव लीडरशिप, ये बहुत सारे शब्द उस जमाने के थे जो आप आउट हो गए हैं बीजेपी से। अब तो थोड़ा वन टू चेंज टेन होगा, हम ये कहते हैं कि थोड़ा वन टू चेंज टेन होगा, मोदी है। क्योंकि क्योंकि उनकी मातृ संस्था के जो बड़े लोगों के जो बयान, और वो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इंडिकेशन जो ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके का रिकॉन्सिलिएशन भी मुझे दिखता है इस चीज को लेकर के कि किसी भी देश और अपने समाज को अगर हम परम वैभव वाली डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो एक अहम हिस्सा है, लेकिन इकोनॉमिक्स, शांति, खुशहाली, सौहार्द, ये भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। और किसी भी इंटरनली कन्फ्लिक्टेड सोसाइटी का की अर्थनीति सही ढंग से काम नहीं कर सकती कभी भी।
आपको परम वैभव में जाना है तो अर्थशास्त्र उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर अर्थशास्त्र बड़ा हिस्सा है तो सामाजिक सौहार्द उसकी पहली शर्त है अच्छे अर्थशास्त्र की, उसके बगैर वो हो नहीं सकता। और उस दिशा में मुझे जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है, आप मुझसे, मुझे सब पता है, आप जो मुझसे नहीं नहीं नहीं, बुलवाते हैं बताते हैं लेकिन 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 मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि लाइन और लेंथ वही रहे, लाइन और लेंथ बदलनी भी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म। अभी अंतर केवल यह है कि उस लाइन लेंथ को बदलने में इनको दिक्कतें शायद आएंगी, क्योंकि जब आप उस तरीके के स्पॉन्टेनियस लोग खड़े कर देते हैं उस दिशा में, वैमनस्यता क्रिएट करने वाले, उनको कंटेन करना आसान नहीं होता। ये उसी तरीके की बात है, लेकिन करना चाहिए अगर तो आप अनुशासन और सिद्धि और उसके हिसाब से। शिव के ही सिर पर हाथ रखने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, भस्मासुर शिव के ही सर पे हाथ रखने के लिए भागता है। तो ये भस्मासुरों की जो फौज है, चाहे वो खुद के यहाँ से निकली हो या आयातित हो, ये कहीं ना कहीं शायद लाइन खींचनी पड़ेगी। ये चलेगा नहीं ऐसे, ये उचित भी नहीं है, चलना भी नहीं चाहिए। देश के लिए तो अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए भले ही कैसा हो, आपके चुनावी राजनीति के लिए चाहे कैसा हो, एक अलग बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद चलनी भी चाहिए। जितनी उम्मीद इनके टोन डाउन करने की है, उतनी अच्छे से अंदर से मुझे उम्मीद कभी ना कभी देश की इस समय जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके भी बेहतर होने की है, क्योंकि बिना उसके हम अच्छे देश के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त आपका लिया, बहुत अच्छा मुझे लगा बात करके भी। और जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं उससे हमारा मन तो बहुत अच्छा होता है। जितनी सर्जिकल स्ट्राइक आप कर रहे हैं दुनिया भर में, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बधाई, आपका बहुत आशीर्वाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।